हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.14। जितनी ये मुश्किल दिखाई देती है इतना ये मुश्किल नहीं है। कसम से यार दिमाग लगाना पड़ता है। मैं भी थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज़ था, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर कैलकुलेशन और माइंड को चलाना शुरू किया, बिकॉज़ यार मैं इतना समझ सकता हूँ आपके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज़ क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे हो। मैंने इसके ऊपर इतनी कह लें मेहनत की है इस बुक के ऊपर कि मैं इसको 3 से 4 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। रिपीट से मुराद ये नहीं है कि मैं फ़ेल हुआ हूँ, लाइक मतलब कि इसको बार-बार इस पे कंटेंट क्रिएट किया, तो मैं इतना इसके ऊपर फॉरवर्ड हो गया हूँ कि मुझे बहुत ईज़ी लगता है। अब सबसे पहले आपको बताता चलूँ सुपरपोज़िशन क्या चीज़ है। वो कहता है कि सुपरपोज़िशन का इस्तेमाल करते हुए आपने आइए फाइंड आउट करनी है। बच्चे, सुपरपोज़िशन थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कहता है कि एक सर्किट के अंदर जो आउटपुट होती है ना, जो आपने फाइंड करनी होती है, वो इनपुट्स सोर्सेज़ पे डिपेंड करती है, जो कि वोल्टेज सोर्सेज़ और करंट सोर्सेज़ होते हैं। इसमें तो सिर्फ़ वोल्टेज सोर्सेज़ हैं। तो आप जो अपनी मतलब कि आउटपुट है, उसमें जो इनपुट सोर्सेज़ होते हैं, उसमें हर एक इनपुट सोर्स का कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है आउटपुट पे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एट अ टाइम एक इनपुट सोर्स को ऑन रख के अपनी आउटपुट का कुछ हिस्सा फाइंड आउट कर सकते हो। तो यही हमने सुपरपोज़िशन थ्योरम में करना होता है। और एक इनपुट को ऑन रख के हम उसका हिस्सा फाइंड आउट करते हैं। ऐसे ही हर एक सोर्स के लिए वो उसको ऑन रख के इनपुट आउटपुट का हम हिस्सा फाइंड आउट करते हैं और फिर सबको प्लस करके आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये चक्कर होता है। तो ये देखें, इस सर्किट के अंदर ये मेरे पास बस इतना क्वेश्चन था। ये नीचे जो मैंने ड्रा किया, खुद से ड्रा किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मेरे पास बच्चों 2 सोर्सेज़ लगे हुए हैं, यानी कि इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ ये आउटपुट जनरेट हो रही है आईए। तो मैंने एट अ टाइम सिर्फ एक सोर्स को ऑन रखना है, क्योंकि सुपरपोज़िशन थ्योरम का इस्तेमाल करना है। तो मैंने 6 वोल्ट के सोर्स को ऑन रखा और बाकी को स्विच ऑफ कर दिया। बच्चों, जो करंट सोर्सेज़ होते हैं ना, जब वो शट डाउन होता है तो वो एज़ अ शॉर्ट वायर के एज़ अ ओपन सोर्स के तौर पे वर्क करते हैं, ओपन सर्किट के तौर पे। और जो वोल्टेज सोर्सेज़ होते हैं, जब वो शट डाउन होते हैं तो एज़ अ शॉर्ट वायर के तौर पे वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें 6 वोल्ट सोर्स सिर्फ मैंने ऑन रखा है नए सर्किट के अंदर, और जो मेरा 12 वोल्ट का सोर्स था उसको शट डाउन कर दिया। दैट्स वाई वो शॉर्ट वायर के साथ रिप्लेस हो गया। ठीक है, शॉर्ट वायर आ गया उसकी जगह। और ये आई ए की डायरेक्शन तो वही है, चीज़ भी ये वही है, लेकिन ये आई ए की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आई ए का कुछ हिस्सा। दैट्स वाई हम इसको नाम देंगे आई ए प्राइम। ठीक है, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बच्चों नोडल एनालिसिस टेक्निक का, इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो नोडल एनालिसिस टेक्निक में सबसे पहले हमने नोड आइडेंटिफाई करना होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है, और अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान में कोई चीज़ ना लगी हुई, रजिस्टर या कुछ भी नहीं लगा हुआ, कोई कंपोनेंट नहीं लगा हुआ, तो वो एक ही नोड होता है, वो सरफेस नोड के कई बार बन जाता है। तो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे वो टेक्निक लगने वाली है। बच्चों, जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है वो बाइनरी नोड होता है, उसको हमने कंसिडर नहीं करना होता, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन को मुश्किल बना देता है। हमने कंसिडर करना होता है हायर नोड को, जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, या सरफेस नोड को जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो आइए सबसे पहले कंसिडर करते हैं नोड्स को। देखो बच्चों, ये मेरे पास एक सरफेस नोड है जहाँ पे ये इसको बाद में कंसिडर करता हूँ, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है, इसकी बाद में बात करते हैं, क्योंकि नीचे भी देखो बच्चों वही चक्कर है। चलो यार, आपको यहीं से स्टार्ट करवा देता हूँ, मसला मुझे को नहीं है। देखो, ये एक मेरे पास नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, 3 रजिस्टर्स की। चौथी जो वायर है वो एक शॉर्ट वायर है, इसका मतलब ये नीचे भी इसको अटैच करवा रही है। देखो, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक ये रजिस्टर की, एक ये शॉर्ट वायर, एक ये भी शॉर्ट वायर। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक रजिस्टर की वायर और 2 तरफा शॉर्ट वायर अटैच है। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक रजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स और एक शॉर्ट वायर अटैच है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, जब 2 पॉइंट्स यानी कि 2 नोड्स के दरमियान कोई चीज़ ना लगी हो, यानी कि शॉर्ट वायर लगी हो, तो वो एक ही नोड होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इन दोनों के दरमियान भी कोई चीज़ नहीं लगी हुई, तो ये एक ही नोड है। इन दोनों के दरमियान भी कोई ये चीज़ नहीं लगी हुई, तो ये भी एक ही नोड है, यानी कि ये पूरा होल एक नोड है, ये एक सरफेस नोड है। दैट्स वाई मैं इसको बाद में कह लें इसके ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन मैंने बोला इसी पे डायरेक्ट बात करते हैं। तो बच्चों, ये मैं बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ, ये एक सरफेस नोड है जिसके कह लो हर पॉइंट पे सेम वैल्यू है। ये एक पूरा सेम नोड है। मैं इसकी बाउंड्री ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले, लेकिन आपने बाउंड्री ड्रा नहीं करना। बाउंड्री ड्रा करना ज़रूर मतलब कि कह लें हिस्सा नहीं होता क्वेश्चन का। ये मैं आपको समझाने के लिए हमेशा ड्रा करके बताता हूँ। बाउंड्री तो तब ड्रा करते हैं जब सुपर नोड बन रहा हो। ये तो सरफेस नोड की एक कहानी है जो मैंने आपके लिए एक रखी हुई है ताकि बच्चों को ईजी रहे। तो ये एक पूरा एक नोड है, यानी कि इसके हर पॉइंट पे एक ही वैल्यू होगी जो आप सेट कर दोगे। अब बच्चों देखो, एक मेरे पास ये भी नोड बन रहा था जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर्स की, एक वोल्टेज सोर्स की। अब ये एक ही पॉइंट पे, क्योंकि इसके तीनों तरफ देखो कि क्या है, लिमिट है, यानी कि चीज़ों ने लिमिट लगा दिया। रजिस्टर्स हैं, वोल्टेज सोर्स है, तो ये एक नोड यहीं पे है।
तो बच्चों यहाँ पे हम V1 के नाम से वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है जी। और आपको पता है यहाँ पे देखें आप दो नोड ही बन रहे हैं सर्किट के अंदर, एक ये वाला नोड और एक ये सरफेस नोड। और आपको पता है एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है हमारे लिए, तब तक करंट फ्लो नहीं कर पाता जब तक एक ग्राउंड नोड ना हो। तो डेट्स वाई मैं इस नोड को ग्राउंड कर दूंगा, ये जो पूरा सरफेस नोड है इसको ग्राउंड कर दूंगा। तो ग्राउंड का निशान आप नीचे लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। आपको पता है ये ग्राउंड नोड कहाँ कहाँ पे यानी 0 वोल्ट है, इस पॉइंट पे भी 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 0 वोल्ट है, इसका ये मतलब है, ठीक है जी। अब देखो बच्चों ज़रा गौर करो, दो नोड्स के दरमियान में एक करंट सोर्स आ गया। जब ऐसा होता है तो सुपर नोड की कंडीशन बन रही होती है, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो कि उन दो नोड्स में से एक ग्राउंड नोड हो तो हमें किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जानी होती है। आप देखो फिर क्या होगा, हम इसकी जब इक्वेशन लिखेंगे जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिख दिए जाएंगे। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल है इसका V1 की तरफ तो वो माइनस में लिख दिया गया, और पॉजिटिव टर्मिनल है इसका ग्राउंड नोड की तरफ तो वो प्लस में लिख दिया गया। +0 इज इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू 6 आ गई। तो देखो बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस दूसरी तरफ डिलीवर हो जाएगा और V1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -6 वोल्ट, ठीक है जी। ये आपके पास V1 की वैल्यू आ गई। अब बच्चों आप देखो, अब आपको आइए प्राइम मालूम करनी है तो आप इस नोड की मदद से ही मालूम करोगे, ये जो सेंटर में है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से, ज़रा गौर कीजिएगा। हम पता क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स आ रही हैं, कितनी वायर्स आ रही हैं, 4 वायर्स आ रही हैं। इसकी अभी सेंट्रल पॉइंट की बस बात कर रहा हूँ, इन सब की बात नहीं कर रहा। ये तो बाय डायमेंशन इसके साथ आप कनेक्ट होकर से एक नोड बन गया ना, वो एक अलग बात है। अभी हम बस इस सेंट्रल पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों 4 वायर्स अटैच हैं इस पॉइंट पे, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और ये नीचे वाली। तो हम अगर क्या करें, हम इस वायर में भी एक करंट मेंशन कर देते हैं, इस वायर में भी और इस वायर में भी। लाइक मैं इसमें करंट ले लेता हूँ I1 के नाम से, इसमें करंट ले लेता हूँ I2 के नाम से, इसमें करंट ले लेता हूँ I3 के नाम से। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, उसकी जो मर्ज़ी डायरेक्शन रखो, कुछ भी रखो। क्योंकि बच्चों यहाँ पे अब मैं KCL लगाऊंगा ना, तो देखें मैं इसके ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ KCL, अप्लाई KCL एट नोड, इसको 2 कह लेना, नोड 2, ठीक है। अप्लाई KCL एट नोड 2। तो बच्चों KCL क्या कहता था, ये देखें मैं ऊपर आपको लिख के बता रहा हूँ, अप्लाई KCL एट नोड 2। KCL का कहना था, इसके ऊपर 2 ऐसे मेंशन भी छोटा सा कर दीजिएगा ताकि पता चले कि कौन से नोड को 2 कहा जा रहा है, ठीक है। KCL का कहना था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो हमने एंटरिंग करंट्स को एक साइड पे जमा कर देना है और एक साइड पे लिविंग करंट्स को जमा कर देना है। तो एंटरिंग करंट्स देखो, इसके नोड की तरफ हमने जो भी करंट्स मेंशन किए हैं वो सारी एंटरिंग ही हमने रख दी हैं, सारी इसके अंदर एंटर कर रही हैं। तो ये सब का सम एक साइड पे आ जाएगा, IA प्राइम प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3, ये सारी एंटरिंग करंट्स हो गई। तो क्या डेफिनेशन थी, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। लिविंग करंट, इसमें से कोई करंट लीव तो कर ही नहीं रहा, तो लिहाजा लिविंग करंट्स की तरफ 0 आ गया। तो ये बच्चों इसका फार्मूला बन रहा है। तो देखा जाए तो IA प्राइम का यहाँ से फार्मूला निकल आएगा। IA प्राइम हमने मालूम करना है, तो ये क्या फार्मूला बनता है, IA प्राइम इज इक्वल टू -I1 -I2 -I3, यानी कि मुझे इन तीनों की वैल्यूज़ मालूम करनी होगी अगर मुझे IA प्राइम मालूम करनी है। तो मैं आपको मालूम करके दिखाता हूँ। देखें मुझे वोल्टेज पता है, इनके इर्द गिर्द तो वही तरीकाकार जैसे आगे मालूम करते आते हैं। देखें I1 पहले मैं मालूम करने लगा हूँ। I1 करंट जो है वो लीव कर रही है V1 में से, तो जहाँ से लीव करती है करंट उस वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन लगा देना होता है, ठीक है। ये चक्कर होता है। और ये यहाँ से लीव करती हुई जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाती है। यहाँ पे 0 वोल्ट है ना, ग्राउंड नोड मतलब कि इसके हर पॉइंट पे 0 नोड है, 0 वोल्ट है। ये जो जितने भी पॉइंट हैं ये 0 वोल्ट है। तो V1 -0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में, जो कि 8 किलो ओम आई है। तो अब वैल्यू पुट करके देखो ये क्या आता है। V1 की वैल्यू है हमारे पास -6 डिवाइडेड बाई 8K। इसको सॉल्व करें तो ये आता है -0.75 और ये किलो ऊपर जाके बच्चों मिली बन जाता है, मिली एम्पेयर, ये आपके पास आता है, ठीक है। अब हम I2 की अगर वैल्यू मालूम करें, देखो बच्चों I2 की क्या वैल्यू आती है। I2 जो करंट है वो ग्राउंड नोड में से निकल रही है, यहाँ से देखो इस पॉइंट पे 0 वोल्ट है। मैं आपको पहले ही बताता चलो, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, क्योंकि ये ग्राउंड नोड है, सारा ग्राउंड नोड है। यहाँ पे भी 0 वोल्ट है। ये एक ही नोड है, तो एक नोड के ऊपर जो ग्राउंड नोड हमने लगा दिया उसके मतलब हर पॉइंट पर उतने ही वोल्टेज हैं, ठीक है। तो देखो ये 0 वोल्ट में से लीव करते हैं, यानी कि आ गया 0 माइनस और जाके एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में। तो 0 - 0 डिवाइडेड बाय जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, तो ये आपके पास क्या आनी है, 0 मिली एम्पेयर ही आ जानी है। इसी तरह से I3 को देख लो,
I3 जो करंट है वो ज़ीरो में से निकल रही है, ज़ीरो में ही एंटर कर रही है, बटे में वही तरीकाकार ज़ीरो माइनस ज़ीरो और डिवाइडेड बाय 2 के, तो बच्चों ये भी 0 मिली एम्पेयर ही आ जानी है। अब आप उसमें वैल्यूज़ पुट करके IA प्राइम को मालूम कर सकते हो। क्या आ जाएगी देखो, माइनस इंटू I1 की वैल्यू जो कि है -0.75 मिली, और बाकी -0 आपके सामने उनकी वैल्यू ज़ीरो है, I2 की और I3 की। तो IA प्राइम की क्या वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, 0.75 मिली एम्पेयर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, देखें हमने ये जान लिया कि 6 वोल्ट सोर्स के वोल्टेज सोर्स के ऑन होने से आउटपुट पे ये इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, 12 वोल्ट का सोर्स ऑन करेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों देख सकते हो ये मैंने दूसरा सर्किट ड्रा कर दिया। कैसे ड्रा किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे 6 वोल्ट सोर्स हमने पावर ऑन रख के चेक किया कि आइए की क्या वैल्यू आती है। अब हमने जो दूसरा वोल्टेज सोर्स रह गया उसको टर्न ऑन करके दूसरे को शट डाउन करके चेक करना था। तो मैंने इसको टर्न ऑन किया, देखें 12 वोल्ट टर्न ऑन हो गया, और 6 वोल्ट जब शट डाउन हुआ तो एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब ये जो IA कैलकुलेट होगी इसका नाम होगा IA डबल प्राइम, ठीक है जी। अब हम वही तरीका कर पहले नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखें यहाँ पर भी वही टेक्निक ही है, ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों। हमारे पास दो सरफेस नोड बन रहे हैं इसके अंदर, दो सरफेस नोड। कैसे, देखें ये पॉइंट है एक जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है, और इन दोनों के दरमियान में कुछ भी नहीं लगा हुआ। डैट्स वाइज का मतलब है ये एक ही नोड है। इसकी बाउंड्री आपको समझाने के लिए ड्रा कर रहा हूँ। ये एक सरफेस नोड है क्योंकि 3 यहाँ पे चीज़ें अटैच, 2 यहाँ पे, यानी कि टोटल 5 चीज़ें अटैच हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास एक नोड हो गया जिसे मैंने ग्राउंड करना भी कहा यार, नीचे की तरफ हम हमेशा ग्राउंड लगाते हैं, एक नोड को ग्राउंड करना ज़रूरी होता है, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, ठीक है। अब बाकी का नोड देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है, एक ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक रजिस्टर की वायर अटैच है, और इन दोनों के दरमियान में देखो कोई चीज़ नहीं लगी हुई। ऐसे ही देखो यहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच है और इन दोनों के दरमियान में कोई चीज़ नहीं लगी हुई, यानी कि ये एक पूरा होल एक नोड है, यानी कि ये एक ही नोड है जैसे वहाँ पे था ऊपर वाले सर्किट में। तो ये आपको समझाने के लिए मैं बाउंड्रीज ड्रा करता हूँ, नहीं तो बच्चों मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी ऐसा नहीं करते होंगे। क्योंकि यार मैं आपको बताता चलूँ, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ इतने ऊंचले दर्जे का, मैं बस ये है कि मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मुझे पता है आपकी तकलीफ़ का कि आपको कितनी तकलीफ़ होती है जब आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है। आप कहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमें कोई पढ़ा नहीं रहा उस तरह से। तो बच्चों ये एक नोड एक ही है ना, ये नोड 1 है, इसको नोड 1 कह देते हैं। तो इसके हर पॉइंट पे हमने V1 के नाम से तो वोल्टेज सोर्स ले चुके हुए हैं, तो हम इस दफ़ा V2 के नाम से वोल्टेज सोर्स यहाँ पे V2 यानी नोड ले लेते हैं, नोड वोल्टेज, ठीक है। इसके हर पॉइंट पे V2 वोल्टेज है और इसके हर पॉइंट पे 0 वोल्ट है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, V2 की भी वैल्यू हमें अब पता चल सकती है। कैसे, देखो ज़रा गौर करो, V2 और ग्राउंड नोड के दरमियान में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो वही तरीकाकार, जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज प्लस में आ गए, जिस तरफ इसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में आ गए, और इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई जो कि 12 है। तो लिहाजा यहाँ से आपको पता चलता है V2 की वैल्यू 12 वोल्ट के इक्वल है, ठीक है जी। ओके हो गया। अब देखें इसी वैल्यू की मदद से हम क्या करेंगे, वही करंट वाला कंसेप्ट इस्तेमाल करके, देखो IA डबल प्राइम है ना, मुझे इसी नोड को, इस नोड को आप कंसीडर कर लें, इसको नाम दे लो यार इस दफ़ा 3 पॉइंट का, ठीक है, इसको तीसरे पॉइंट का नाम दे लो। अब यानी कि हम KCL लगाएंगे नोड 3 के ऊपर, यानी कि वो समझ जाएगा पॉइंट 3 के ऊपर KCL लगाने का क्या मतलब है बच्चे का। तो बच्चों देखो, पहले करंट्स आपने कंसिडर कर लेनी है उसी तरह जैसे वहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से कोई डायरेक्शन दे दी थी। इस दफ़ा आपके लिए ना यार, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, करंट को कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो, ये मैंने आपको बताया। तो चलो आपके लिए ना इस दफ़ा मैं इसको दूसरी डायरेक्शन देता हूँ। पहले मैंने ऐसे एंटरिंग दी थी, अब मैं लीविंग की देता हूँ। तो देखो ये लीविंग की दे रहा हूँ, यहाँ पर हम मैंशन कर देते हैं। आगे हमने यार I1, I2 और I3 नाम ले लिया हुआ है, तो हम I4 से स्टार्ट करते हैं। I4 हो गया, ये I5 हो गई, और यहाँ पे एक करंट को लीव करवा दिया, ये I6 हो गई, ठीक है। ये टोटल करंट्स हो गई। अब मैं अगर अप्लाई करता हूँ KCL, तो देखिए क्या आएगा मेरे पास इक्वेशन, अप्लाई KCL एट नोड 3, ठीक है जी। तो ये नोड 3 है। तो देखो द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। इसमें करंट एंटर करने वाली कौन सी है, सिर्फ IA डबल प्राइम, बाकी सारी लीव कर रही हैं। द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो ये तीनों लिविंग करंट्स हैं, इन तीनों का सम इस साइड पे आ जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस I6। अब मुझे इनको मालूम करना होगा, फिर मैं इसमें पुट कर सकूँगा, ठीक है।
तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो, बाद में पुटिंग इन इक्वेशन 2 कह लेना कि पुट द वैल्यूज़ ऑफ I4 I5 एंड I6 इन इक्वेशन 2। तो देखो बच्चों वैल्यूज़ मालूम करते हैं। देखो I4 करंट से स्टार्ट करते हैं। I4 इज़ इक्वल टू I4 जो करंट है बच्चों, देखो वो इस नोड में से लीव कर रही है जहाँ पे 0 वोल्ट है, ठीक है, इस नोड में से लीव कर रही है। और यहाँ पे आपको पता है कितने वोल्ट है, V2 वोल्ट है, जो जिनकी वैल्यू 12 है। मैं मेंशन कर देता हूँ पहले वैल्यूज़ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे भी 12 वोल्ट है क्योंकि ये ग्राउंड वही नोड है, नोड 1। तो देखो बच्चों ये जो करंट है I4 ये लीव करती है 0 वोल्ट में से। तो मैंने आपको बताया जिस नोड में से करंट लीव करती है उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो ये 0 में से लीव किया, इसी वजह से उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिखती है। 0 माइनस आगे जाके ये एंटर करती है V2 में, ठीक है, V2 जिसकी वैल्यू 12 है। तो पहले V2 ही लिखो, V2 में एंटर की और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में है वो आगे बटे में जो कि है 8K। तो अगर अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, माइनस V2 की कितनी वैल्यू थी 12 डिवाइडेड बाई 8K, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी I4 इज़ इक्वल टू, अब कैलकुलेट कर लेता हूँ, -12 डिवाइडेड बाई 8। तो ये बच्चों आपके पास आती है -1.5 किलो, ऊपर जाके मिली बन गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट I5 की। I5 कैलकुलेट करते हैं। तो I5 जो देखें जो करंट है वो लीव कर रही है 0 में से, 0 वाले नोड में से, ग्राउंड नोड में से। तो यानी आ गया 0 माइनस और जाके एंटर कर जाती है V2 के नोड में। तो लिहाजा V2 की आप डायरेक्ट वैल्यू ही लिख लेते हो यार 12, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में जो कि 4K है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आ रहा है -3 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। अब I6 कैलकुलेट करते हैं। तो देखो I6 जो बच्चों करंट है वो लीव कर रही है ग्राउंड नोड में से, तो उसी वक्त 0 माइनस लिख दिया और यहाँ से लीव करती हुई 12 वोल्ट के नोड में एंटर करती है, यानी कि V2 में एंटर करती है। तो 0 माइनस V2 एक दफ़ा आप लिख लीजिएगा इस फॉर्म में, जैसे मैंने इसको लिखा था ना, एक दफ़ा इनको भी ऐसे ऐसे लिख लीजिएगा। मैं ज़रा वीडियो शार्ट करने के लिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो 0 माइनस 12 आ गया डिवाइडेड बाई जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो 2K है, तो इसका आपके सामने -6 मिली एम्पेयर आ जाएगा। अब आपने बस उस इक्वेशन में आपने लिखना है पुट द वैल्यूज़ ऑफ I4 I5 एंड I6 इन इक्वेशन 2। तो आइए डबल प्राइम की इक्वेशन में मैं वैल्यूज़ पुट करने लगूँ। देखें I4 की कितनी वैल्यू है, -1.5 मिली। I5 की कितनी है, -3 मिली। I6 की कितनी है, -6 मिली। तो ये कितना बन जाएगा, 6 3 9 9 और 1 10, -10.5 मिली एम्पेयर। अब बच्चों आपने देख लिया कि जो सोर्सेज लगे थे वो कितनी मतलब करंट जनरेट कर रहे थे। अब अगर आप टोटल करंट मालूम करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था उन सबको सम कर देना जो आपके पास रिजल्ट में आता है। IA प्राइम प्लस IA डबल प्राइम को अगर तुम जमा करते हो तो तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी IA की। तो IA प्राइम की वैल्यू आई थी हमारे पास 0.75 मिली और इसकी वैल्यू आपके सामने -10.5 मिली आई है। इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, कितनी बनती है, 10.5 माइनस 0.75। तो बच्चों आपका रिजल्ट आता है -9.75 मिली एम्पेयर। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।